अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। नाज़रीन, आज हमारा पहला शो है और हमारे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा। वालेकुम सलाम शहजादी कमल। अच्छा जी, आज हमारा पहला शो है और हम अपने शो में बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। कल उनकी बर्थडे भी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। आप चूंकि उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं और बड़े टाइम से जानती हैं और आप वाबस्ता भी रही हैं उनकी फैमिली से, उनकी पार्टी से। आपसे पूछना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी जद्दोजहद जो है वो कैसी रही है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दौरे हाजिर में सबसे कम उम्र लीडर हैं, वो सियासी लीडर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने वजह फरमाया है कि सबसे कम उम्र, मगर मैं कहूंगी कि सबसे मेच्योर सियासी लीडर है, सबसे फाल, सबसे एक्टिव सियासी लीडर है। भुट्टो फैमिली का अगर हम नाम लें तो पाकिस्तान की जमहूरी सियासत में बड़ा अहम किरदार है। चाहे वो आईन पाकिस्तान की तश्कील हो, इंसानी हकूक की बात हो, जमहूरियत का इस्तेकाम हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, तो मैं समझती हूँ कि उस तसलसल को जो आगे जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी लेके चल रहे हैं, तो उन पे बड़ी जिम्मेदारी है और जिस कुछ उसलूबी से लेके चल रहे हैं, तो उसके लिए उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये भी बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है कि आज का पहला प्रोग्राम हम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को डेडिकेट कर बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल। उनकी बर्थडे पे। और बहुत दुआएं भी हैं उनके साथ कि जिस तरीके से वो अपना उन्होंने सियासी सफर का आगाज किया और उसको जिस तरह से वो आगे लेके चल रहे हैं, और जब वो कहते हैं कि बीबी का वादा निभाना है, जो उनका सियासी मंशूर था, तो हमें उम्मीद है कि वो उसको जरूर अपनी जो उनका वादा था बीबी का ठीक है। पाकिस्तान के अवाम से, अपनी सरजमीन से, उसको जरूर पूरा करेंगे। अच्छा कामरान सहर साहिबा, ये बताइएगा कि बीबी की शहादत के बाद चूंकि ये इतने बड़े थे भी नहीं और मेरा ख्याल है 19 साल के थे, तो अचानक से इतनी बड़ी पार्टी की कयादत करना, पार्टी को संभालना और ना सिर्फ संभालना बल्कि अच्छे तरीके से चलाना और अपनी फैन फॉलोइंग इस हद तक बढ़ाना कि आज भी जब वो जलसों में जाते हैं तो सियासी मैदान में हम देखते थे कि हलचल मच जाती है। कितना मुश्किल था उनके लिए? बिल्कुल मैं समझती हूँ कि उस वक्त अगर हम अपने बच्चों को देखें कि 19 ईयर्स पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो एक उस फैमिली का एक खासा है, जिस तरह से हमने देखा कि शहीद बीबी साहिबा ने बहुत कम उम्री में जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद अपना जो है वो सियासी सफर का आगाज किया और पार्टी को लेके आगे चली। इसी तरीके से बीबी का आलम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उठाया और बड़ी एक जो कमिटमेंट थी उनकी, अगर हम वो देखें उनका जो दिसंबर 2007 का जब उनको चेयरमैन नामजद किया गया, तो उन्होंने जिस तरीके से उस कमिटमेंट को एक्सेप्ट किया और ये सोचा कि ये मेरी वालदा का मिशन है, इसको मुझे आगे लेके चलना है, तो मैं समझती हूँ उसको लेके उन्होंने, अगर आप देखें उस उम्र के जो बच्चे होते हैं उस वक्त, अगर 19 ईयर्स नहीं होते, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल अपना बिल्कुल उनका बिल्कुल। बचपन होता है, लेकिन उन सबको सेक्रीफाइस करके एक कॉज को आगे लेके चलना और फिर से बड़ी मेहनत के साथ, अगर उस वक्त के हम बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें और आज के देखें, तो आज लगता है कि जी बहुत ही मेच्योर एक लीडर है, जिसको जिसके सामने जो है वो बड़े बड़े उससे उम्र में दुगने लोग जो हैं वो भी जो है कमजोर पड़ते हुए हमें नजर आते हैं। अगर हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें जो इस वक्त पाकिस्तान की हैं, मुस्लिम लीग नवाज है या पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, तो सबसे कम उम्र लीडर इस वक्त जो अपने अर्ली 30s में है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। ठीक है। और बाकी अगर हम देखें तो बाकी तमाम लीडर्स जो है वो लेट 40s में है। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बहुत कामयाबी के साथ 2018 के इलेक्शन के बाद तमाम तहफ्फुज़ात के बावजूद तमाम पार्टीज को कायल किया और पार्लियामेंट में ले जाके बिठाया, वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल फिर बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएम का कयाम और अपनी सियासी कैरियर, तो ये मैं समझती हूँ कि ये जो है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा और शहीद बेनजीर भुट्टो का बेनजीर बेटा ही कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक आपने कहा, जवानों को पीरों का उस्ताद कर और उस्ताद कर दिखाया है। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगी कि देखें, एक बच्चा जिसके घर में, ठीक है वो बचपन से अपने घर में सियासत को देखते हुए आ रहे थे, माहौल बड़ा संजीदा था, फिर वो आला तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर चले गए, दोबारा वो मुल्क में वापस जब आए हैं, उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली है, वालिदा का इंतकाल हो गया है, शहादत हो गई है। एक इमोशनली बंदा ना उतना स्ट्रांग नहीं होता,
تو जिस वक्त इन्होंने पार्टी संभाली है तब और अभी के अगर हम उनका लाइफस्टाइल देखें तो मैं मुआशी तौर पे बात नहीं कर रही, मैं ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे पूछ रही हूँ कि उस वक्त जब आपके माँ बाप आपके सर पे हैं और वो सारी चीज़ें संभाल रहे हैं और अब जब सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस में मेंटली तौर पे इस एज का कोई भी बच्चा इस रास्ते में तो नहीं जाएगा। इस रास्ते पर अगर बिलावल भुट्टो आ गए हैं तो क्या उनके खून में, तो ठीक है उनका खून था भुट्टो से और जरदारी साहब ने भी सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन बात यह है कि क्या ये चीजें सिखाई जाती हैं या वाकई खून असर करता है? देखिए, अहलियत भी होती है, कमिटमेंट भी होती है, सिंसियरिटी भी होती है। जब आपके इरादे मजबूत हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। और यही हमने देखा कि जितना लैंग्वेज के ऊपर मेहनत की और अब जितने हाजिर जवाब हैं, ये सवाल नहीं, बल्कि मैं चाहूंगी कि मैं आपको इनका एक क्लिप दिखाऊं जिसमें ये बड़े आसानी से सामने वाले की दलील को रद्द कर रहे हैं और अपने हाजिर दिमाग होने का और हाजिर जवाब होने का सबूत पेश कर रहे हैं। जरा वो क्लिप जो है वो दिखा दीजिएगा। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है। जी जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको जी भुट्टो का नारा देखा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। मैंने आपको एक रूल कोट किया, मैंने कोई रवायत, कोई ट्रेडिशन जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपका जिम्मेदारी फिर भी है, मैंने रूल कोट किया और मैं उस रूल पे जवाब चाहता हूं। मैं दे रहा हूं। जी आपने ये क्लिप देखा है, अब मुझे ये बताएं कि हाजिर दिमागी या मौके पर दलील को रद्द करना ये तो सिखाया नहीं जा सकता, या ये भी सीखा है इन्होंने सियासत के साथ साथ ये भी सीख लिया है? नहीं, देखिए ना, बॉर्न क्वालिटीज होती हैं, बेहतरीन तरबियत, बेहतरीन एजुकेशन, और फिर ये कि एक जो कैरी कर रहे हैं अपनी फैमिली की असास, वो भी है। और फिर ये कि मैं समझती हूँ कि मैंने एक चीज देखी कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री को, पार्टी की स्ट्रगल को, पार्टी की आइडियोलॉजी को पढ़ा है, समझा है, अडॉप्ट किया है। आज वो तमाम जो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ है, जिसको हम कहते हैं कि जी मजबूत वफाक, जमहूरी निज़ाम, पार्लिमानी इस्तेकाम, फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि जो अवाम की अगर आप बात करें वो सुबायत मुख्तारी, उन सबको लेके चल रहे हैं। जितना भी अगर मसावी हकूक की बात हो, अकलियतों के हकूक की बात हो, खवातीन के हकूक की बात हो, तो हमें हर जगह बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाज सबसे ज्यादा मजबूत नजर आती है। चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो डिवोर्स के अंदर जो है इंडियन चैनल को इंटरव्यू देना हो, आप ये देखें कि उन्होंने साबित किया है कि वो हर किस्म के फोरम के ऊपर ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उनका हर चीज पे अबूर भी है। तो उसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत होती है। मैं समझती हूँ उन्होंने बड़ी सिंसियरिटी के साथ अपने इस रोल को एक्सेप्ट किया है और बड़ी सिंसियरिटी के साथ जो है वो इसको लेके आगे चले हैं। जो मैंने जब भी देखा कि कभी भी इंटरेक्शन हुआ तो उनको बिल्कुल पता होता है कि उनके पार्लियामेंटेरियंस जो है वो किस किस जो है रोल में है, किस किस जो है स्टैंडिंग कमेटी में है, किस हद तक फाल है। और फिर यानी उनकी एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी है उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। उनको ये मालूम है कि आइन को कैसे हमने जो है उसकी सुप्रीमेसी को कायम रखना है। ये तमाम चीजों के ऊपर उनकी जो मैं समझती हूँ कि एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। और ये चीजें हम बोलेंगे कि सिखाई नहीं जाती, तो मैं समझती हूँ कि कैसे माहौल में एक ऐसी लीडर का बेटा होना जिसने जो है जमहूरियत के लिए अपनी जान का नजराना दिया हो। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब वो चेयरमैन नामजद हुए 2007 में, तो उन्होंने अपनी वालदा का वही जुमला कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, उन्होंने यही सोचा और उसी को लेके आगे चले। ना उनकी सियासत में आपको इंतकाम नजर आता है, ना उनकी सियासत में आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन नजर आता है। एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। उन्हें पता है कि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, मेरी पार्टी की गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, मेहनत कशों के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या कमिटमेंट है, मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ क्या है,
وہ ان تمام باتوں سے پوری طرح آگاہ ہے اور ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں. صحیح. اچھا اب ہم چونکہ آج ان کی شخصیت پر ہی ان کی ذات پر ہی بات کریں گے تو سینس آف ہیومر کی اگر بات کی جائے تو بے نظیر کی طرف اگر ہم بی بی کا جو ماحول ہے یا گھرانہ دیکھیں تو بڑا سنجیدہ یہاں پر ماحول رہا ہے. لیکن زرداری صاحب کی طبیعت دیکھیں تو میں نے ان کا ایک شارٹ دیکھا تھا جس میں کوئی اینکر ان سے سوال کر رہی تھی کہ کبھی دل ٹوٹا تو بڑا مزیدار جواب دیا انہوں نے کہا ہم ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو ٹوٹ جائے. تو وہاں پہ تھوڑا طنز و مزاح نظر آتا ہے. تو اگر ہم بلاول کی بات کریں تو ان کی ذات میں بھی وہ چیز ہے. بات یہ ہے کہ شہید بی بی کو تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ماحول ہے ہمارا جو معاشرہ ہے خواتین کے ساتھ جو ہے ایک ڈسکرمنیٹری رویہ ہوتا ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری کو یہ تمام جو ہے ایک تو یہ کہ ہی از اے میل ممبر آف دا فیملی اور پھر انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ایک اپنے آپ کو منوایا ہے نا اپنا لوہا کہ جی میں ایک میچیور سیاست دان ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیتے جہاں وہ اپنے سیاسی حریفوں کو ایک بہت شائستگی کے ساتھ لیکن ان کو کاؤنٹر کر سکے اور چیلنج بھی لفظوں کر کے سکے. تیر دیتے ہیں. مطلب تیر ان کا نشان تو ہے نہیں لیکن یہ لفظوں کے بھی تیر برسا دیتے ہیں. وہ ووٹوں کے تیر بھی ہے اور لفظوں کے تیر بھی ہے بالکل کیونکہ وہ خود بے نظیر ہے. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اچھا ایک سوال جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی لڑکیاں جاننا چاہتی ہیں بلاول شادی کب کر رہے ہیں؟ ہاں یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے انٹرویو میں سنا تھا کہ شادی وہ کریں گے اور یقیناً وہ پاکستانی لڑکی ہوگی اور اپنی بہنوں کی پسند سے کریں گے. تو وہ لڑکیاں جو سمجھتی ہیں کہ وہ اس جو بلاول بھٹو کی زندگی کی ہم سفر ہو سکتی ہے ان کے لیے راستہ بہنوں سے ہو کر گزرتا ہے. تو صحیح صحیح. اور میں ایک اور چیز بھی جو چیز مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی پارٹی کا سربراہ ہے کہ سربراہ ہونے کے باوجود اور تمام جو ہے ذمہ داری جو سیاسی ہیں ان کے باوجود جو ان کی فیملی بانڈنگ ہے وہ بڑے خوبصورت ہے. ہم نے اس کا مظاہرہ بار بار دیکھا جب وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے والد کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی فیملی کے اندر ہم نے دیکھا ان کا ایک بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے. ہم نے بختیور بی بی کی شادی کے اوپر بھی ہم نے اس دیکھا. کا جو ہے وہ دیکھا جس طرح اور پھر مشرقی روایات میں سمجھتی ہوں کہ اب ان کا لباس دیکھیں ان کی جس طریقے سے انہوں نے بہت ان پہ تنقید ہوتی تھی لیکن جس طریقے سے انہوں نے لینگویج نہ صرف سیکھی اردو بلکہ ٹھیک اس ہے. کے اوپر عبور حاصل کیا کہ وہ اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ مذاق بھی اور طنز کے تیر بھی اب چلانے میں ماہر ہو چکے ہیں. تو یہ اس کی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام جو ماحول ہے وہ ہر چیز کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سیاسی شخصیت ہے تو اس کا فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ناطا ٹوٹ گیا ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر انہوں نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی ہے جس طریقے سے اپنے نانا کی لیگیسی کو قائم رکھا ہے اپنی مدر کی لیگیسی کو قائم رکھا ہے اور بہترین لائک اسکولس میں پڑھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روایات اپنی کلچر آپ ان کو کہیں اجرک میں دیکھیں گے ہاں کہیں اگر آپ وہ جائیں گے ساؤتھ پنجاب تو آپ کو وہاں کے رنگ نظر آئیں گے. وہ خیبر پختونخوا جائیں گے تو وہاں کے رنگ میں ڈھل جائیں گے. کشمیر میں بالکل. جائیں گے پاکستان میں یا بلوچستان میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے اپنے کلچر کو انہوں نے سمجھا ہے کلچر کو فروغ دیا ہے تو وہ بھی بڑا ایک خوبصورت مجھے لگتا ہے کہ ان کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے کہ یہ بھی کم لوگوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ہر رنگ میں ڈھال دیں. بالکل بالکل یہ کم لوگوں میں خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ہر رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور میں مزیدار سوال کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ہم پارٹی کر لیتے ہیں ہم گیدرنگ کر لیتے ہیں ہم آؤٹ ڈور کہیں وزٹ کر لیتے ہیں فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری اگر اداس ہوتے ہیں تو وہ اپنی اداسی کو کس طرح دور کرتے ہیں؟ اب بتائیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا اس کی اپنی جو ذات کی اس کو شاید بہت دفعہ نفی کرنی پڑتی ہے اپنے اچھا دکھ پہ. میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اگر میں کہوں گی کہ دکھی لمحہ تو وہ تھا جب شہید بیوی کی شہادت ہوئی بے تھی. شک بے اس شک. وقت اپنے آپ کو کمپوز رکھ کے اور پھر جو ہے ایک پارٹی کا علم اٹھانا اور پھر آپ یہ دیکھیں گے شدت پسندوں کی طرح سے جس طرح کے حالات رہے جس طرح کے ان کو خطرات رہے ان سب کو اگنور کر کے پاکستان کے گوشے گوشے تک جانا کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان تک. تو میں سمجھتی ہوں ان کو اپنے اوپر اپنے جذبات پہ مکمل کنٹرول ہے. انہیں اپنی یقیناً انسان کی زندگی میں خوشی کے لمحے بھی آتے ہیں اور دکھ کے لمحے بھی آتے ہیں. ہم نے مطلب ایک میں یہ بھی کہوں گی کہ جب بختیور صاحبہ کی
बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी हो रही थी तो सब वो कोविड था उनको और सब शरीक नहीं हो पाए वर्चुअल तरीके से तो, लेकिन उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने आप को वर्चुअली जो है वो थ्रू नेट उन्होंने जो है वो उसमें शिरकत की। तो मैं समझती हूँ कि उनको अपनी शख्सियत पे जो कंट्रोल है ये भी बहुत अहम है कि हमने उनके दुख का इजहार या वो हमने इस तरीके से नहीं देखा कि जिसको हम ये बोले कि उन्होंने कोई कमजोरी दिखाई हो शख्सियत में। सही सही सही। अच्छा, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें एंकर उनसे सवाल कर रही थी कि भाई आप तीनों बहन भाइयों में आपकी मदर का फेवरेट कौन है, तो उन्होंने कहा तीनों बराबर हैं। उन्होंने कहा अच्छा जरदारी साहब का लाडला चहीता कौन है, आप हैं या कोई आसफा हैं या आपकी बख्तावर हैं, कौन लाडला है, तो उन्होंने उसमें भी कहा कि हम तीनों बराबर हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि दोनों बहनों में से आपकी फेवरेट बहन कौन है, ये किससे ज्यादा बनती है, ये किससे ज्यादा लड़ाई होती है, उन्होंने उसमें भी कहा दोनों बराबर हैं। तो क्या वाकई ऐसा है, ये बहन भाई बाकी बहन भाइयों की तरह लड़ते वड़ते नहीं है, इनमें लड़ाइयां नहीं होती, फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ पे? नहीं, जस्ट ये भी मैंने देखा कि दोनों बहनें अपने भाई के साथ बहुत, मैं समझती हूँ कि एक बड़ा, ये एक नेचुरल भी चीज है लेकिन बड़ा अटूट बंधन है कि आप ये देखें कि जिस तरीके से अगर चेयरमैन की कोई कैंपेन चल रही होती है तो बख्तावर बीवी उसको बाकायदा से जो है वो प्रमोट कर रही होती हैं, सोशल मीडिया पे बात कर रही होती हैं। इसी तरीके से जहां जहां हमने देखा कि वो कहीं मौजूद नहीं थे या मुल्क से बाहर थे या किसी कोविड की वजह से शरीक नहीं हो पाए थे, जैसे मुल्तान के जलसे में, तो बहन जो है उनकी जगह जाके उन्होंने नुमाइंदगी की। और मैंने तो जब भी देखा बहन भाई, बड़ा कामयाब जलसा रहा था वो भी। जी बिल्कुल। और कहीं पर जो है हम ये नहीं देखते कि इन बहनों भाइयों के अंदर जो सबसे एक बड़ी खूबसूरत चीज है, कहीं एक दूसरे को स्टेप ओवर नहीं करते, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो वो जो है ना, मैं समझती हूँ कि वो भी एक बड़ी जो है मिसाली चीज है जो होनी भी चाहिए। फिर मैं कहूँगी तरबियत किसकी है, तरबियत शहीद बेनजीर भुट्टो तरबियत बताती है खानदान कैसा है। बिल्कुल सहर कामरान साहबा, बातों का सिलसिला यहीं पे खत्म नहीं होता, ये सिलसिला चलता रहेगा, हम मजीद सवालात भी करेंगे, मगर इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद देखते रहिए लाइव विद सहर कामरान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान और मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सहर कामरान साहिबा, मैं जानना चाहती हूं, बल्कि हमारे अवाम सब ये जानना चाहते हैं कि बीबी जाहिर सी बात है उन्होंने अपने बच्चों को नसीहतें करती रही होंगी और बार बार नसीहतें करती होंगी, तो ऐसी कोई नसीहत कि जिसपे बिलावल भुट्टो जरदारी बारहा अमल करने की कोशिश करते हो, नाकाम हो जाते हो? नहीं, मैं ये तो नहीं कहती कि नाकाम हो जाते हैं। यकीनन बीबी को ये था कि वो खुद भी, उनको अपनी नर्व से बड़ा कंट्रोल था और ये उनकी नसीहत भी थी जो उन्होंने अपने बच्चों को दी कि कभी भी रिएक्शनरी मोड में मत आना, कभी आप जो है गुस्से में हो तो जवाब मत देना। और मैंने ये देखा है चेयरमैन को कि वो अगर कोई ऐसी बात होती है जो उनको नागवार गुजरती है तो वो खामोश हो जाते हैं और ये नहीं करते कि गुस्से में कोई ऐसा जवाब दें जिसके ऊपर बाद में उनको एहसास हो या पछताना पड़े या शर्मिंदगी हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये भी एक बड़ी, अपने आसाब पे कंट्रोल रखना, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपनी पसंदीदगी नापसंदीदगी पे कंट्रोल रखना, ये भी बड़ा अहम है। एक मेरे ख्याल में हमें थोड़ी सी बात जो है ये भी बतानी चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कराची में पैदा हुए, कराची ग्रामर स्कूल में उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर इस्लामाबाद के फ्रॉबल स्कूल के अंदर, फ्रॉबल इंटरनेशनल स्कूल में उन्होंने उसके बाद तालीम हासिल की। 1999 में शहीद बीबी जो है जब एग्जाइल पे गई तो जाहिर बात है बच्चे साथ गए, फिर वहां उन्होंने दुबई में राशिद स्कूल के अंदर अपनी जो है बाकी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद फिर आला तालीम ऑक्सफोर्ड से हासिल की और ऑक्सफोर्ड में भी वो स्टूडेंट यूनियन में भी काफी फाल रहे। तो मतलब मैं समझती हूँ कि जो फैमिली लेगेसी बचपन से ही उन्होंने कैरी किया, माहौल में रहे हैं, उसको कैरी किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान आने के बाद जब वो 2011 में अपनी तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान आए तो एक जो उनके सामने एक जो बैरियर था वो एज का था, क्योंकि हमारे यहाँ 25 साल से कम उम्र जो है पार्लियामेंटेरियन मुंतखब नहीं होता। तो उन्होंने वो एक जब ना सबर तहम्मुल के साथ अपनी रूट्स को पार्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग किया, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया और वो
चेयरमैन मुंतखब हुए, फिर इसी तरीके से उन्होंने अब ग्रास रूट लेवल तक जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया पार्टी का, और जो पार्टी का जो मंशूर है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके खदोखाल को लेके वो आगे चले कि किस तरीके से उन्होंने अपनी एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं उनके सियासी कैरियर को, सियासी सफर को, उनकी तालीम को, उनकी तरबियत को देखूं, तो मैं कहूँगी कि ये जो है, इसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो इसलिए लीडर है कि वो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, बल्कि उन्होंने अपने आप को अहल साबित किया है कि वो जो है एक पार्टी की सरबराही कर सकें। ठीक ठीक। अच्छा, अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी की शख्सियत की बात करें, उनकी ज़ात की बात करें, तो मसलहत पसंद भी हैं, खुश अखलाक भी हैं, हाजिर दिमाग भी हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। ऐसा बंदा, मैंने ये रिसेंटली एक क्लिप देखा था, मैं इसकी बात करने लगी हूँ कि आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, जहाँ पूरी दुनिया ये ट्रांसमिशन देख रही होती है, ऐसे में कॉल आती है, जी कॉल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और उससे जब वो मुखातिब होते हैं इमरान खान साहब से, उनसे बताते हैं कि जी आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 50 लाख घर नहीं दिए, इतना बड़ा मुनाफिक वज़ीर आज़म है हमारा। मतलब एक बंदा बराह रास्त, चले पीठ पीछे तो बादशाह की भी मुखालफत कर ली जाती है, लेकिन एक बंदा बराह रास्त वज़ीर आज़म से मुखातिब है और उसे कह रहा है कि मुनाफिक वज़ीर आज़म है, तो ये उनकी जुर्रतमंदी थी या बेवकूफ़ी थी? नहीं, निडर भी है और जरूरतमंदी भी है, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है अच्छा। कि याद कराएं कि आप देखें, सिलेक्टेड का जो लफ्ज इंट्रोड्यूस किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो आज जो है अगर आप गूगल भी करें तो आपको उसके महफूम के साथ जो है वो नाम आ जाता है पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम का। तो बात यह है कि उनको एज ए अपोजिशन के एक बड़ी पार्टी के सरबराह होने की हैसियत से पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए उन्हें सवाल उठाना है, महंगाई पे भी उठाना है, बेरोजगारी पे भी उठाना है, 1 करोड़ नौकरियों पे भी उठाना है, 50 लाख घर पे भी उठाना है। और ये अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर मैं समझती हूँ कि वो अपना सही किरदार अदा नहीं कर रहे होंगे। तो जरूरत तो है, अगर ये कहें कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का बेटा हो और जरूरत ना हो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हो और जरूरत ना हो, तो जरूरत भी है, नडर भी है, और यही तो जरूरत है, यही हिम्मत है जो जिसने उनको किसी वक्त में कमजोर नहीं पड़ने दिया। ऐसे वक्त में भी जब उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए जा रहे थे, ऐसे वक्त में भी जब उनकी जो नक्ल हरकत है उसको महदूद रखने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो सफर शुरू किया तो उन्होंने अपने आप को साबित किया कि वो एक वफाकी पार्टी के लीडर है, और वो एक एक कोने कोने में पाकिस्तान के गए, अवाम के साथ जो है उन्होंने अपना ताल्लुक जो है उसको मजबूत किया। और मैं तो समझती हूँ कि अभी हालिया जो जनूबी पंजाब का जो उनका विजिट था, तो बड़ा वो ऐसे ही लग रहा था कि दोबारा जुल्फिकार अली भुट्टो और दोबारा बेनजीर भुट्टो जो है वो मैदान में है, वही आइडियोलॉजी जिंदा है, वही पार्टी जिंदा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अवाम पीपल्स पार्टी का तीसरा वजीर आजम देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की तबीयत में ठहराव भी है, उन्हें कोई जल्दी भी नहीं है, वो एक स्टेप उठा रहे हैं और बड़ी मेच्योरिटी के साथ। आप ये देखें कि अभी जिस तरीके से ना सिर्फ उन्होंने 2018 के इलेक्शन के बाद इस बात के लिए कि जमहूरी निजाम चले, तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी सामने सामने, उन सबको कायल करके लाके बिठाया। मतलब ये कि अपने से जो है ज्यादा उम्र में बड़े लीडर्स को, ज्यादा जो तजुर्बेकार अपने आप को कहते हैं, उनको लेकर उनको कायल किया कि आप आके पार्लियामेंट में बैठे, ताकि जमहूरी निजाम जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं वो चले। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा किया और पीडीएम का कयाम हुआ, फिर चाहे वो शहबाज शरीफ के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की बात थी या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात थी, उन्होंने एक असूली मौके उठाया। तो फिर जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन की जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो बड़ी कामयाब थी। तो ये जो उनकी पॉलिटिकल पुख्तगी है, उनकी सियासी पुख्तगी, वो तो सामने है बिल्कुल हमारे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहब्बत करने वाले जो हैं वो भी बड़े हैं, उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, हम देख रहे हैं। बल्कि कुछ क्लिप्स हम आवाम को भी दिखा रहे हैं, उसमें वो देखें कि बच्चे, बूढ़े, मर्द, खवातीन, बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद है जो बिलावल से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत क्या बिलावल भुट्टो की अपनी जो उनकी कारकर्दगी है उस वजह से है, या बीबी के बेटे हैं इस वजह से है, या जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे हैं उस वजह से हैं, या फिर जरदारी साहब के साथ जाते हैं? इस मोहब्बत का असल हकदार कौन है, या ये कहने कि इस मोहब्बत की असल वजह क्या है, अंदर की कहानी क्या है?
देखिए भुट्टो जो है, भुट्टोइज्म एक नजरिया है, एक बिल्कुल हकीकत है, एक फिक्र है, एक सोच है जो लोगों के दिलों में रच बस गई है। लेकिन बिल्कुल। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो अपना किरदार है, जिस मोहब्बत से वो जाते हैं और वो लोगों में घुल मिल जाते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उनके सामने इज्जत और एहतराम से पेश आते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके हकूक की बात कर रहा हूँ, मैं आपके दुख दर्द को महसूस कर रहा हूँ, मैं आपकी मोहब्बतों को समेट रहा हूँ। तो वो फिर मोहब्बतें निछावर भी होती हैं। लोग अगर अगर उन्होंने अपने रवैये के अंदर कोई मगरूरी दिखाई होती, कोई रूडनेस दिखाई होती, हालांकि देखा जाए उन्होंने तो कोई जिस तरह फासला उनकी रखा होता। परवरिश हुई है, उन्होंने तो गुर्बत देखी ही नहीं है, उसके बावजूद अगर वो गरीबों में जाके इस तरह घुल मिल गए तो ये वाकई उनके किरदार की खूबी हुई है। देखिए ऐसा ही उन्होंने है, अपने आप को काटा नहीं है लोगों से, ठीक है ना। जोड़ उन्होंने के रखा उन्होंने है। ट्रेन मार्च भी किया, वो पैदल पैदल भी चले, वो लोगों के साथ जो है, हमने देखा सैलाब था, वो पानी में वो चल के गए, लोगों से मिले। तो उन्होंने हर मौके के ऊपर जब भी कोई चैलेंज आया, चाहे वो किसी किस्म का चैलेंज हो, चाहे वो कराची में कोई बात हो, चाहे वो अंदरूनी सिंध हो, चाहे पाकिस्तान में कहीं और हो, हमने ये देखा है कि वो हर जगह पहुंचे हैं। उन्होंने अपने सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं देखती हूँ कि जो मैं कहूँगी कि बड़े बड़े तजुर्बेकार जो लोग हैं वो जो है इसको इग्नोर कर देते हैं, गमी खुशी में जाना। यानी आप ये देखें कि वो लोग जहाँ पे आपके सियासी या नजरियाती इख्तलाफात भी हैं, जो लोग आप पे तनकीद भी करते हैं, उस सब चीज को हल्ला खड़क के उससे बालातर होके उनके पास जाना, लोगों के यहाँ जो हमारी रिवायत है कि ताजियत में शरीक होना, बिल्कुल, उनकी खुशियों में शरीक होना, तो ये भी मैं समझती हूँ कि हमारी बड़ी तहजीब का खानदानी हिस्सा है। असास होनी है, तो तहजीब का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा, सहर साहिबा ये बताइएगा कि रोटी कपड़ा और मकान ये पीपल्स पार्टी का बड़े पुराना एक समझ लें कि उनका स्लोगन रहा है, यही इनका मंशूर रहा है। अब आकर बिलावल भुट्टो अगर वजीर आजम बनते हैं तो ये अपने इसी मंशूर पे कायम रहेंगे या फिर मंशूर में या नजरिए में कोई और तब्दीली आने वाली है? फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप? देखिए बिलावल भुट्टो ने जब अपना 2018 का मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो वो ये था कि बीबी का वादा निभाना है, और वादा यही था कि रोटी कपड़ा और मकान। और आज भी आप ये देखें कि जब इतने वो लोग जिनको जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में बहाल किया गया था लेजिस्लेशन के तहत, उन 18-19 हज़ार लोग जो अब अपनी नौकरियों से बेदखल हुए हैं, उन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वही बात है कि जो है वो यही कहते हैं कि बेनजीर साहबा के साथ लोगों की एक वाबस्तगी थी, एक उम्मीद थी कि बेनजीर आएगी, रोजगार लाएगी, तो लोग पीपल्स पार्टी की तरफ देखते इसी के लिए है। तो उन्होंने वो ये उनका वादा है। और आप ये देखें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, उसको वो आगे लेके चले। सेहत की बात थी तो आप ये देखें जिस तरीके से सिंध के जो अस्पताल है आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, एनआईसी की बीडी है, लेजर टेक्नोलॉजी है, बड़े मुश्किल जो है वो जैसे लिवर ट्रांसप्लांट है, बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट है, सब हो रहे हैं सिंध के अंदर। बेहतरीन जो है आप इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्याम है, में IBS सक्कर है या बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं जो उन्होंने वादा किया। फिर थर के अंदर जो इनकलाब लेकर आए हैं, आप ये देखें कि वुमेन एम्पावरमेंट के भी शजरकारी के ऊपर उन्होंने कोई बिलियन ट्री सुनामी का वादा तो नहीं किया, लेकिन आप ये देखें कि सिंध के अंदर सहराओं को जो है उन्होंने नखलिस्तान बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है, खुद उसमें इन तमाम चीजों में शरीक रहे। क्लाइमेट चेंज की बात करें आप, मतलब वो तमाम वो जो बेसिकली पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी के जो बुनियादी नुकात हैं उन सबको उन्होंने अडॉप्ट किया है। जबरी शादियों की बात हो, ठीक है, इसी तरीके से अक़लियतों के हकूक़ की बात हो, ख़वातीन के हकूक़ की बात हो, रोजगार की बात हो, तो वो तमाम चीजें जो है अभी जैसे सिंध के अंदर जो है वो किसानों के लिए मजदूरों का मजदूर कार्ड उन्होंने इशू किया। तो वो तमाम चीजें जो कि पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी और पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पहली तरजीह है। और उन्होंने उसको बार जहां भी उनको मौका मिलता है, आप देखें कि नेशनल असेंबली के अंदर भी वो इंसानी हकूक की कमेटी के चेयरमैन है, और जहां भी इंसानी हकूक की बात होती है उस पर वो आवाज उठाते हैं। तो ये जो पीपल्स पार्टी की बुनियादी आइडियोलॉजी है उससे कहीं इनराफ नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो उन्होंने देखा है कि बीबी साहिबा की तरजीहात थी, जो उन्होंने देखा है कि पार्टी की स्ट्रेंथ है, उनको लेके वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सही सही सही। और अच्छा, अगर जी 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 मैं कह रही हूँ माशी इस्तेकाम भी वो देखना चाहते हैं,
اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ سندھ اس وقت سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، حالانکہ ہمارے NSC ایوارڈ کے اوپر جو ہے وہ بار بار قدغن لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام حالات، کووڈ کے اوپر میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. جی 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 آپ یہ دیکھیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کا ویژن تھا کہ جس نے بہترین طریقے سے کووڈ کو جو ہے وہ ہینڈل کیا گیا، لوگوں کے لیے ویکسینیشن جو ہے وہ اویلیبل کی گئی، اور اب بھی یہ تھا کہ جو بوسٹر ڈوز ہے میں بتایا سندھ کے اندر وداؤٹ کوئی چارجز کے وہ لگایا جائے گا، بالکل اس میں کوئی کلیئرٹی تھی. اسی طریقے سے جو ہے جو بڑے جو ماس جو آپ کی ویکسینیشن سینٹر ہے ان کا قیام ہوا، اور جس طریقے سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر کے یا جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا کہ یہ کووڈ زیادہ نہ پھیلے. اویئرنیس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے عملی طور پر پہلے دن سے ثابت کیا کہ جی ماسک پہننا ہے، SOPs کو فالو کرنا ہے. انہوں نے پارٹی کی بھی تمام پارلیمنٹیرینز کو اس بات کی ہدایت کی کہ اور انہوں زیادہ نے سے خود بھی زیادہ پہنا ہے. جی خود ہمیشہ. اور آپ یہ دیکھیں ٹرینڈ سیٹر بھی ہے وہ، کہ ان کے جو ماسک ہے وہ بھی اب ایک ٹرینڈ بن گئے. کئی اجرک کے ماسک نظر آتے جی ہیں، جس صوبے میں جاتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں وہ. تو میں سمجھتی ہوں وہ ماسک بھی ان کا جو ہے وہ ایک کافی وائرل ہو چکا ہے، اور لوگوں نے ان کو دیکھ کے ماسک پہننا شروع کیا ایسے وقت میں جبکہ ہمارے پرائم منسٹر بتا رہے تھے کہ یہ معمولی زکام ہے. اس وقت جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑی جو ہے خود بھی عملی طور پر، اور ایون اگر جو ہے پارلیمنٹیرینز میں سے اگر کوئی ماسک نہیں پہنتا تھا تو ہمیں فوراً ایک ایموجی آ جاتا تھا ود ماسک کہ آپ نے یہ پہننا ہے، کیونکہ انہوں نے تمام ایکٹیویٹیز اپنی ضرور جاری رکھی مگر SOPs پہ کہیں کمپرومائز نہیں کیا. صحیح تو ایک صحیح. پڑھے لکھے، میں کہوں گی کہ ایک پڑھے لکھے نوجوان لیڈر سے آپ اس بات کی بالکل توقع کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا مظاہرہ بھی کیا کہ ان کی وہ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رکھیں گے مگر جو بیسک نارمز ہیں، بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے اوپر ہیلتھ کی ہے ان کے اوپر بالکل بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سحر صاحبہ. اچھا چونکہ ان کی کل برتھ ڈے بھی ہے تو میں کہوں گی کہ برتھ ڈے کے حوالے سے آپ انہیں کیا میسج دینا چاہیں گی، کیا نصیحت دینا چاہیں گی، یا کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کوئی اسپیشل چیز، کوئی اسپیشل جملہ کیا کہیں گی آپ؟ میں کہوں دیکھیں ہماری طرف سے، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، اسٹار نیوز پاکستان کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، جو آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور جو بیہائنڈ دی اسکرین اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ان تمام لوگوں کی طرف سے، اور وہ لوگ جو ہمیں فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو سالگرہ کی بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و مان میں رکھے، ان کو ہمت و حوصلہ دے کہ جو انہوں نے عزم کیا ہے پیپلز پارٹی کی جو لیگیسی ہے اور آئیڈیالوجی ہے اور بی بی کے وعدے کو نبھانا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. میں کہوں گی کہ بلاول بھٹو آپ ڈٹے رہے، آپ ڈٹے رہے، مستقبل آپ کا ہے. پاکستان میں اس وقت آپ لوگوں کی امید ہے، تو یہ جو امید کے دیے ہیں یہ آپ کو دیکھ کے بڑے جو ہے روشن ہے، تو ان کو روشن رکھیں اور کبھی بھی آپ ہمت مت ہاریے گا. ایک اور چیز میں سمجھتی ہوں کہ انتہا پسندی کے خلاف، شدت پسندی کے خلاف جو بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے وہ بھی بہت واضح ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے میسیجز وہ بیانات دیتے ہیں، بہت سے وہ ٹویٹس کے ذریعے جو ہے فوری طور پہ میسج کنوے کرتے ہیں. اسپیشلی ابھی جیسے ایک ہمارے وزیر خارجہ کا بیان آیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کو جو ہے ایمنسٹی دینے کا، پارڈن دینے کا، تو اس پہ فوراً بلاول بھٹو زرداری نے ریئیکٹ کیا اور یاد کرایا کہ جو شہداء کا جو لہو ہے اس کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دے سکتے، اور پاکستان کے اندر ہمیں شدت پسندی اور انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے تو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا ہوگا. یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کے داخلی ایشوز پہ ان کی نظر ہے، اسی طریقے سے جو خارجہ ایشوز ہیں، جو عالمی دنیا کے اندر جس طریقے سے معاملات رونما ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی بلاول بھٹو زرداری کی بہت جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اچھی نظر ہے، اور وہ تمام ان معاملات کے اوپر اپنا موقف نہ صرف بھرپور طریقے سے دیتے ہیں بلکہ پاکستان کی نمائندگی بڑے بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. چاہے وہ سچویشن جو ہے ہمیں بھارت کی طرف سے کوئی چیلنج ہو، یا ہم نے کشمیر کے اوپر دیکھا جب کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 کو ریووک کیا نریندر مودی سرکار نے، تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن کا مطالبہ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے عملی طور پہ کشمیر میں جا کے ایک سولیڈیرٹی کا اظہار کیا.
تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ جو لیڈر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ نہ صرف داخلی معاملات کو سمجھے بلکہ عالمی معاملات کے اوپر بھی پوری نظر رکھتا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل. جی شہزادی کنول، اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو کلوز کریں تو ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ ہم سے کوئی میسج ہمیں دینا چاہتے ہیں یا چیئرمین بلاول بھٹو کو سالگرہ کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹویٹر ہینڈل جو کہ ابھی ڈسپلے ہو رہے ہیں اسکرین پہ ان کے اوپر جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں #Live@SeherKamran کے ساتھ. تو ان کا جو پیغام ہے وہ ہم ضرور پہنچائیں گے اور ان کے میسیجز ہمارے تک آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے اوپر رسپانس بھی دیں گے. بالکل جی بالکل ضرور دیں گے. ناظرین اگر آپ وش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن ایک بار پھر میری طرف سے میری پوری ٹیم کی جانب سے اسٹار ٹی وی کی جانب سے اور اسٹار ٹی وی کے تمام ناظرین کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. ہیپی برتھ ڈے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کنول کو دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.